हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को पढ़े और जिसमें हम लोग सीखे थे कि डीप को कैसे निकालते हैं, डेक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये हम लोग तीन जो है टर्म को एक्सप्लेन किए थे। अब प्रैक्टिकली अगर अर्थ सरफेस के नज़दीक कोई भी पॉइंट पर आपसे कोई पूछे कि डीप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना, इंक्लाइनेशन या डीप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हेडिंग दिए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डीप एट अ प्लेस। ठीक है, आइए थोड़ा बढ़िया समझिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। सपोज कीजिए जैसे ये बोर्ड का ये जो कॉर्नर है, समझो ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है और इसको समझ लो कि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक। और इस बोर्ड पर अगर कोई पॉइंट हो, देखना बोर्ड पे कोई पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो, तो ये तीनों को मिला करके अगर एक प्लेन बनाएंगे तो ये बोर्ड ही ना प्लेन का काम करेगा। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बोर्ड क्या चीज़ का रोल किया? मैग्नेटिक मेरिडियन का। अगर मान लो एक मिनट के लिए बोर्ड के बाहर हम इधर कहीं बोलते हैं, देखो सही मायने में जियोमैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो अर्थ के एक किनारे दूसरे किनारे है, तो समझने के लिए प्रैक्टिकल में तो बहुत दूर दूर है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कम ही गैप में ले रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, यहाँ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमसे कोई कहा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, तो बोलेंगे एक काम करो यहाँ पर एक दीवार बना दो, जो दीवार उसको भी टच करे, मतलब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल को भी टच करे, साउथ पोल को भी टच करे और इस पॉइंट को भी टच करे। यही दीवार हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। कोई कहे पॉइंट यहाँ रहता तो बोलते दीवार को इसे झुका दो, मतलब कि अभी जो दीवार इस तरह से है, अगर पॉइंट यहाँ रहता तब मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे हो जाता है कि नहीं। तो खैर चलो, ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, इधर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो ये प्लेन मिल गया और इसी प्लेन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो मैग्नेटिक मेरिडियन। अब निकालना है मुझे डीप का वैल्यू, तो बोलेंगे काम करो, यहाँ पे जो है ना एक टर्म होता है जिसको डीप सर्कल बोलते हैं, तुरंत उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आएगा। मान लो एक मिनट के लिए ये जो पेज है इसी को समझना, इसमें समझो एक मैग्नेट को जो है ना हम लोग इस तरह से फिक्स किए हैं कि मैग्नेट फ्री टू रोटेट, मतलब कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा लेकिन फ्री टू रोटेट। थोड़ा ऐसे समझ, ज़्यादा बेहतर समझ। चलो जैसे गाड़ी में नीडल लगा हुआ है ना, समझ लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेट का बना हुआ है और उसको, और ये फ्री टू रोटेट है, एकदम फ्री है, जिधर फील्ड होगा उसके अलोंग वो अपने आप रुकेगा। तो ठीक, अभी मान लो एक मिनट के लिए कि ये जो है ये मैग्नेटिक नीडल है, और जब हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में रखे तो देखें कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे रुका हुआ है, तो बोलेंगे कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे रुका हुआ है तो हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल बनाएगा उसी को ना डीप बोलते हैं। तो हाँ, ये तो समझ गए भाई। एक्सपेरिमेंटली अगर काम करना हो तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, खाली मैग्नेटिक मेरिडियन बना लो और उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में इस डीप सर्कल को रख दो, इसको डीप सर्कल बोलते हैं। और डीप सर्कल को रखोगे और इसमें मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ, मैग्नेटिक नीडल हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है ये देखो, और जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग ट्रू डीप बोलते हैं, वही डीप हो गया। तो ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में तो पढ़े थे
कि कहीं भी डीप निकालना हो तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो चलो पहले तो ये बात जो समझे इसको हम लोग लिख लें। मान लो लेट डेल्टा बी द इंक्लाइनेशन, या इसी को डीप बोलते हैं, व्हेन डीप सर्कल, डीप सर्कल भी जो है ना समझ लो ऐसा ही एक अपरेटस है जिसमें एक मैग्नेट अटैच किया हुआ रहता है सेंटर पे और मैग्नेट फ्री टू रोटेट रहता है, जिधर फील्ड होता है उसके लॉन्ग वो रुक जाता है। तो डेल्टा बी द इंक्लाइनेशन और डीप when deep circle is in magnetic meridian, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। तो tan डेल्टा जो है वो BV बाई BH हो गया, ठीक ना। tan डेल्टा याद करो, ये BV को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और BH को बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलिए एक तो हम लोगों के पास फॉर्मूला आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। आइए थोड़ा समझेंगे। तो ये तो तब के बात हुआ जब हम डीप सर्कल को किधर रखें, मैग्नेटिक मेरिडियन पर। लेकिन थोड़ा समझना बात को, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, ये मान लो ये पेज जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन, और गलती से क्या हुआ कि डीप सर्कल हम ऐसे ना रख करके, मतलब कि हमको रखना था इसी के प्लेन में, और गलती से हम ऐसे रख दिए, ठीक ना। मान लो मेरा ये जो डीप सर्कल है उसका प्लेन, मतलब डीप सर्कल का जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अल्फा एंगल बनाने लगा, समझा ना। ये वाला एंगल को बोल रहे, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा ऐसे है और डीप सर्कल मेरा गलती से ऐसे हो गया, सपोज करो। कारण कि हम मैग्नेटिक मेरिडियन को देखे ही नहीं, हम जैसे मर्जी हुआ डीप सर्कल को रख दिए। तो सोचो एक मिनट के लिए, इतना तो मालूम है कि इधर वर्टिकल कंपोनेंट है, इधर हॉरिजेंटल, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना। तो देखो इधर है वर्टिकल कंपोनेंट BV और इधर है BH। सोचो तो अगर हम लोग ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रख के अगर ऐसे रख देते डीप सर्कल को, तो BH इधर है, BH तो इधर है और ये एंगल अल्फा, तब इसमें जो हॉरिजेंटल है, देखो एक बात समझना, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इसमें जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसको BH बोलते हैं। अब अगर ऐसे रख दिए तो अब हॉरिजेंटल इधर हो गया ना, डीप सर्कल को अगर ऐसे रख दिए, अब मैग्नेटिक मेरिडियन का BH इधर है, तो सोचो BH इधर और ये एंगल अल्फा, तो इधर तो BH कॉस अल्फा ना हो गया, नहीं तो इधर हो गया BH कॉस अल्फा। मतलब कि अब ये जो मैग्नेटिक नीडल है, सपोज करो डेल्टा 1 एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल से, तो कोई पूछेगा tan डेल्टा क्या होगा, तो बोलेंगे BV तो वही रहा, लेकिन जो BH इधर था वो BH कॉस अल्फा में ना बदल गया। समझ पाए क्या? यानी कि फिर से एक्सप्लेन करें, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और हम क्या किए, गलती से डीप सर्कल को ऐसे रख दिए, अल्फा एंगल पे रख दिए। तो अब कोई पूछेगा कि डीप कितना होगा, तो बोलेंगे tan डेल्टा होगा, BV तो वही रहा, BH कॉस अल्फा, तो इसको अपरेंट डीप बोलते हैं, ठीक ना। ये जो हम लोग निकाले, यहाँ डेल्टा को ट्रू डीप बोला जाता है, ये ट्रू डीप
थोड़ा समझना बात को। तो बोलेंगे क्या, व्हेन डीप सर्कल मेक्स एन एंगल अल्फा with the magnetic meridian ठीक है, and the apparent dip is delta 1, देन देखो जी, डीप सर्कल जो है मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पे है, और मान लिए कि उस समय जो मैग्नेटिक नीडल है हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है, क्योंकि हॉरिजेंटल मेरा चाहिए इधर, लेकिन मेरा ऑपरेटस ही गलत रखा गया है, तो अब तो हॉरिजेंटल इधर हो गया है। अब मेरा जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल जो है, अगर डेल्टा 1 एंगल बना रहा है, तब हम लोग बोलेंगे tan डेल्टा 1 BV बाई BH cos अल्फा, ठीक ना, BV बाई BH cos अल्फा। चलिए यहाँ से हम लोग BH cos अल्फा इजकल टू, देखो BV बाई tan डेल्टा 1 है, इधर tan डेल्टा 1 नीचे ले जा रहे हैं, यानी BV cot डेल्टा 1। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट तो हम लोग ट्रू डीप के लिए किए थे। चलिए ये तो हम लोग काम किए, अब चलिए फिर आगे देखेंगे। ये जो है ना अपरेंट डीप है, तो कहिए अपरेंट इसको काहे बोल रहे हैं, तो बोलेंगे ट्रू डीप मापने के लिए मेथड है कि डीप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, उससे एंगल देखना। तो ठीक, अब देखें, अब हम क्या किए कि ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन ये था, हम ऐसे रखे हुए थे, ठीक, तो हमारा BH इधर था, जो इधर हो गया BH cos अल्फा। अब आप क्या किए, थोड़ा देखना बढ़िया से, अब आप क्या किए, कहे कि एक काम करते हैं, ये डीप सर्कल को हम ऐसे नहीं रख के, अभी जिस प्रेजेंट पोजीशन पे है, ठीक ना, डीप सर्कल ऐसे है, कहा कि नहीं इसको हम रोटेट करा देते हैं, इसको हम अब रखेंगे इससे 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब कि पहले ऐसे रखा हुआ था डीप सर्कल, अब इसको हम रोटेट करा के ऐसे रख दिए, जो पोजीशन पर है उससे 90 डिग्री रोटेट करा दिए। तो सोचो तब क्या होगा, जहां पर है उससे 90 डिग्री का एंगल जब बनाएगा, तो देखना इसको बोलेंगे कि देखो जी इधर BH इधर है, तो इधर हुआ BH cos अल्फा। अगर इसको 90 से रोटेट करा दोगे तो BH तो उधर ही है, लेकिन ये 90 माइनस अल्फा ना हो गया। सोचो देखो, तो इधर तो BH ये अल्फा है, देख लो ये अल्फा, तो इधर BH cos अल्फा, और अब क्या किए, कहे कि नहीं BH तो इधर है, अभी जिस पोजीशन पे है डीप सर्कल को हम रोटेट करा दिए 90 से, तो चलो 90 से रोटेट करा दिए, ठीक। तो अब सोचो BH इधर, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये BH साइन अल्फा हो गया कि नहीं, थोड़ा समझना बात को। ये BH इधर एंगल अल्फा, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, तो BH का कंपोनेंट इधर देखोगे तब BH cos 90 माइनस अल्फा, यानी BH साइन अल्फा। यानी जो हम लोग अपरेंट डीप निकाले tan डेल्टा 1 BV बाई BH cos अल्फा, अगर डीप सर्कल को 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करा दें इस प्रेजेंट पोजीशन से, तब अपरेंट डीप जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, BV बाई BH साइन अल्फा। तो ठीक है, बोलेंगे क्या, इफ डीप सर्कल is rotated through an angle 90 degree from the
present position and the value of apparent dip is delta 2, then tan delta 2 BV by BH sin अल्फा। थोड़ा देख लो, tan डेल्टा 2 BV बाई BH sin अल्फा, तो ये BH sin अल्फा BV बाई tan डेल्टा 2 यानी BV cot डेल्टा 2। चलो ये इक्वेशन थर्ड हो, देखना इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ये हो गया BH स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया BH स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ब्रैकेट में हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक, और राइट हैंड साइड में देखो BV स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ठीक, देख लो ये जो टर्म है ये 1 हो गया ना, इधर क्या आया BH बाई BV होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। थोड़ा देखो ना यहाँ पे BV बाई BH है tan डेल्टा, तब BH बाई BV अगर करोगे तो कॉट डेल्टा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ये जो BH बाई BV है ये कॉट डेल्टा का वैल्यू है। तो देखो एक फॉर्मूला आ गया, मेरा काम तो अब आसान हो गया। देखो जी काम कैसे अब आसान हो गया। अब मुझे कहीं भी कोई पूछेगा ना कि देखो जी हम तुमको ऑपरेटर्स दे दे रहे हैं, डीप सर्कल दे दे रहे हैं, और थोड़ा मुझे यहाँ कितना डीप होगा बतलाओ, तो अब मैग्नेटिक मेरिडियन पता मत लगा, किधर मैग्नेटिक मेरिडियन है मतलब नहीं हमको, सीधे क्या किया डीप सर्कल को रख दिया, पता नहीं क्या कितना एंगल पर है कि किधर है नहीं मालूम, रख दिया ऐसे। कहे क्या एक काम करो, चलो भाई इसी के हेल्प से सिखा दे रहे हैं। मान लो चलो कहे क्या डीप सर्कल को रख दो ऐसे, अब देखो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री बना रहा है। कहेगा चलो ठीक है, तो चलो अब क्या करो इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दो, और अब देखो कि मैग्नेटिक नीडल कितना एंगल बना रहा है, मान लो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 45, तो वहाँ पे ट्रू डिप क्या होगा डायरेक्ट निकल जाएगा कि नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई झंझट ही नहीं रहा। बस केवल 2 पोजीशन में काम करना है, एक बार ऐसे रख दिए और प्रैक्टिकली देख लिए कि ये कितना एंगल बना रहा है, फिर 90 डिग्री से रोटेट करा दिए और फिर देख लिए कितना एंगल बना रहा है। बस ये दोनों एंगल का वैल्यू यहाँ रख दो तो ट्रू डिप निकल जाएगा क्या। तो चलिए ये तो हम लोग सीखे कि अपरेंट डिप ट्रू डिप क्या है, या अपरेंट डिप के हेल्प से ट्रू डिप को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख लें। आइए इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अज्यूम्ड डाइपोल ऑफ द अर्थ सेंटर इज 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Calculate the magnetic field at the geomagnetic pole of the earth at the magnetic equator। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अर्थ के सेंटर पे जैसे आप अजूम करते हैं, याद करें पिछले लेक्चर में आपको सिखाया गया था कि यही मैग्नेटिक एक्सिस है और यहीं पे हम लोग अजूम करते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल को। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, आपसे कहा गया कि जियोमैग्नेटिक पोल मतलब यहां पे
या यहाँ, और जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है ना मैग्नेटिक एक्सिस को जो परपेंडिकुलर कट करता है इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, यानी यहाँ पूछा जा रहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या होगा, Q पॉइंट पर क्या होगा। तो सोचो तो ये जो P पॉइंट है ये तो इसके एक्सिस का ना पॉइंट है, तो एक्सिस पे कोई भी डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। म्यू नॉट बाई 4 पाई तो आप जानते ही हैं 10 टू दी पावर -7, m का वैल्यू दिया हुआ 8 इंटू 10 टू दी पावर 22, आर क्यू, आर हो गया अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है, ऐसे तो आप जानते भी हैं 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कहो 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर, 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर, और इसका क्यूब कर लो। अब इसी को सॉल्व कर देना, सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो 16 हो गया और नीचे देखो 3 बार 64 हुआ है ना, ऊपर में बच गया 10 टू दी पावर 15 पावर, क्योंकि 22 माइनस 7 इधर है, और इधर देख लो 10 टू दी पावर 15 हुआ ना, ये तो गायब हो गया। तो देख लो ये 16 से इसको कैंसिल करोगे 1/4 इंटू 64 इंटू 64, इतना टेस्ला होगा। अब मान लो ऑप्शन जो दिया हुआ है, सपोज करो अगर देखोगे ना तो माइक्रो टेस्ला में दिया हुआ है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए, या एक काम करो ना, देखो 6 जीरो लिख दिए, आई इंटू 10 टू दी पावर -6 लिख दिए, कुछ भी नया नहीं किए, ये दोनों गायब हो गया, वही का वही रह गया। ये मल्टीप्लाई करोगे 256 इंटू 64, थोड़ा अब इसको कैंसिल करके देख लो, इस पूरे को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है ना। ये 10 टू दी पावर 6 है, 10 टू दी पावर 6 में इतने से अगर डिवाइड करोगे तो देखो ना अप्रॉक्सीमेटली 60 आ रहा है कि नहीं। तो 60 इंटू 10 टू दी पावर -6 टेस्ला, यानी ये हो गया 60 माइक्रो टेस्ला, है ना। 60 माइक्रो टेस्ला आ गया किस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। अब कह रहा Q पॉइंट पर बतलाओ, तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हुआ, ये तो हम लोग फर्स्ट पार्ट बनाए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बतलाओ मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर क्या होगा, तो बोलेंगे देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, एक्सियल पोजीशन है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो जानते हो ना एक्सियल पोजीशन पे फील्ड अगर मालूम होगा तो इक्वेटोरियल पर उसका हाफ हो जाता है, कारण कि फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू ना हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और यहाँ 2m बाई आर क्यू। यानी अगर Q पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे ना तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं, P पर अगर निकाल चुके हो तो उसका हाफ कर लो, यानी 30 माइक्रो टेस्ला। बहुत बार क्वेश्चन में क्या करेगा ना, कहेगा मैग्नेटिक इक्वेटर पर फील्ड जो है इतना है, बतलाओ जियोमैग्नेटिक पोल पर कितना होगा, तो बस डबल कर देंगे, यहाँ जितना होगा उसके दुगना यहाँ होगा, या यहाँ जितना होगा उसके हाफ यहाँ होगा, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन बन गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कोई प्लेस पे डीप जो निकाले वो 60 डिग्री है, ठीक ना। अगर ये नहीं बोले कि वो अपरेंट डीप है कि ट्रू डीप है, तो उसको ट्रू डीप समझा जाता है। तो डीप कितना है 60 डिग्री, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट है 26 माइक्रो टेस्ला।
तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, साथ में ये बतलाओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस प्लेस पर क्या होगा। तो देखो जी, इतना तो जानते हो कि ट्रू डीप जो होता है tan डेल्टा BV/BH, यानी BV अगर निकालना हो तो BH tan डेल्टा। BH कितना है जी, तो 26 माइक्रो टेस्ला, और डेल्टा कितना है 60 डिग्री, tan 60, तो 26√3 10⁻⁻6 टेस्ला। बस हो तो गया। ये क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया। कह रहा वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो सोचो एक मिनट के लिए, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ और ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम हो जाएगा। पूछा जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे √BH² प्लस BV²। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो तो BH कितना है, तो BH आया है 26 माइक्रो टेस्ला। BV कितना है 26√3 दोनों का वैल्यू रख देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं। या ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अब करना है, हालांकि कैलकुलेशन इससे भी कुछ डिफिकल्ट। BH दिया हुआ है ना, 26 × 10⁻⁻6 होल स्क्वायर, ये हो गया 26√3 10⁻⁻6 होल स्क्वायर। देखो जी, यहाँ से 26 × 10⁻⁻6 तो कॉमन आ गया, स्क्वायर है ना, कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। 1 + 3 तो 4 हो गया क्या। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता, तो 52 × 10⁻⁻6 यही आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना। तो इसी को आप दूसरे तरीका से कैसे बोल सकते थे और आसानी से, आप जानते हैं ना कि BH जो होता है, जैसे यही हो गया डीप, तब BH जो होता है वो B cos डेल्टा होता है, ये तो मालूम है ना आपको। तो अगर BH हमको मालूम है तो क्या B नहीं निकल जाएगा, B हो गया BH/cos डेल्टा। BH कितना है जी, तो 26 × 10⁻⁻6। अब cos डेल्टा क्या लिखे, तो डेल्टा 60 डिग्री है, cos 60। देखो ना, cos 60 1/2 ऊपर चला जाएगा, 52 × 10⁻⁻। ऐसे भी बना सकते थे, इस तरह से भी समझ ही रहे। तो चलिए इसको नोट करें। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि द नीडल ऑफ a deep circle shows an apparent dip 45 डिग्री in a particular position। मतलब डीप सर्कल को कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे रख दिए तो वो जो डीप का मेजरमेंट कर रहा अपरेंट डीप वो 45 डिग्री है, और उसी में कह रहा ये 53 डिग्री तब मेजर करता है व्हेन द सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। वही डीप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट करा दिए तब जो है ये 53 डिग्री अपरेंट डीप बता रहा है। तो कह रहा ट्रू डीप क्या होगा, तो अभी ना आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि cot स्क्वायर डेल्टा 1 cot स्क्वायर डेल्टा 2। बस बन तो गया। आपसे जो है डेल्टा पूछा जा रहा, cot स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया 45, डेल्टा 2 हो गया 53। अब बतलाओ tan 45 या cot 45 1 होता, और सोचो tan 53 डिग्री तो 4/3 होता है, तो cot
हो गया 3/4 होल स्क्वायर। देखो तो कितना आ गया 25/16, नहीं cot स्क्वायर डेल्टा। अगर इसी को tan में बदल करके रखता उल्टा हो जाता। अच्छा खैर cot डेल्टा क्या होगा ये बतला दो। तो cot डेल्टा अगर हम लोग निकालें तो 5/4 हो गया। देख लो tan डेल्टा निकालें 4/5 हो गया। तो आपका मर्जी, डेल्टा निकालना है आप ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा हो गया cot इनवर्स 5/4, ये भी आंसर होगा। या tan के टर्म में बोलना है तो tan इनवर्स 4/5, यही आंसर होगा, है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लें। देखिए अगर कोई बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करा दिए और मान लीजिए अर्थ का जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर है, मैग्नेट जो है ना कुछ इसी के लॉन्ग रुका। वैसे तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है, लाइट नीडल, जो फील्ड का डायरेक्शन एक्यूरेट होता है ना उसके लॉन्ग रुकता है। सपोज करो BH इधर है और हम लोग मैग्नेट को इस पोजीशन में कोई स्मूथ प्लेन पर ऐसे फिक्स कर दिए है, रख दिए। अब BH इधर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा रोटेट करा के ऐसे रख दें तो फिर क्या होगा, अगर ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्थ पोल पर इधर फोर्स लगेगा, साउथ पोल पर इधर ही, फिर रोटेट करके ऐसे आ जाएगा। ठीक ना। जब भी इसको इधर करके रखोगे ये फिर जो है टॉर्क के कारण वापस आएगा। और सही बात तो ये है कि अगर मैग्नेट पहले से फील्ड के लॉन्ग ऐसे रुका हुआ था और स्लाइटली अगर डेविएट करके छोड़ दिए तो ये कुछ देर तक ऐसे ऐसे ओसिलेट करते रहता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल जब पढ़े थे तो वहाँ बोलते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, तो प्रूफ करो कि उसका मोशन SHM होगा। तो ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे बोर्ड पे हम लोग इधर साउथ बोलते हैं, इधर नॉर्थ बोलते हैं। तो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर है, ठीक ना, BH इधर है। आप क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल को इसी प्लेन में रख दिए। सपोज करो ये नीडल जो है ना वो सिलेक्ट करने के लिए ऐसे फ्री है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये एंगल थीटा। तो आप नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को तो पॉजिटिव लिखते हैं, इस पर फोर्स लग गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में Q इंटू E बोलते थे, यहाँ M इंटू BH बोलेंगे, है ना। यहाँ भी हो गया M इंटू BH अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो मैग्नेट हमेशा चाहेगा कि हम फील्ड के लॉन्ग रुके रहे, लेकिन आप डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो अभी क्या करता है, ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा और फाइनली धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होगा और फाइनली ऐसे ही रुक जाएगा। यानी मैग्नेट तो जब भी चाहेगा कि भाई जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके लॉन्ग रुक। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ बार मैग्नेट will be SHM if it has given a small angular displacement from equilibrium position. ठीक, देखेंगे
अगर हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क का बात करें, टॉर्क ही नहीं इसको वापस ले जा रहा है, थोड़ा एसएचएम का यूज होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। कैपिटल एम जो है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक। और रीस्टोरिंग टॉर्क जब भी लिखा जाता है तो आगे माइनस लिखा जाता है, क्योंकि आप इसको इधर डिस्प्लेसमेंट दिए, टॉर्क वापस ले जाना चाहता है। और जैसा कि रोटेशन में आप पढ़े थे, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, MBH। और इस साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखते हैं, बोलेंगे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। और ये I क्या है, तो I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे ऐसे अगर ये वो सिलेक्ट करे तो एक्सिस यहां, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस MBH बाई I इंटू थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया माइनस सम कांस्टेंट इंटू थीटा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है एसएचएम में, यही तो मेन रोल करता है, की रोल इसका। अगर एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है तो मोशन एसएचएम होता, ठीक। तो बोलेंगे क्या, एक बात तो स्पष्ट हो गया, दैट इज मोशन विल बी एसएचएम, या एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात होता। अब इसी क्वेश्चन में अक्सर बोल देगा ना, अल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ठीक, याद करें इलेक्ट्रोस्टैट में भी सिखाए थे, एसएचएम में तो ये सब पढ़े ही थे। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, MBH बाई I। ओमेगा हो गया अंडर रूट MBH बाई I, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई T MBH बाई I। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट I बाई MBH, ठीक ना। यही आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे, पहले इसको लिखें। देखिए एक टर्म है न्यूट्रल पॉइंट, तो बहुत लोग ये बोल देता है न्यूट्रल पॉइंट उसको कहेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो खैर ये गलत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वो तो गारंटी न्यूट्रल पॉइंट है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू जीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे न्यूट्रल पॉइंट का डिफिनीशन क्या है। जैसे आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अर्थ के कारण जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो साउथ से नॉर्थ में होता है, ठीक ना। अर्थ के कारण हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा किधर होता है, साउथ से नॉर्थ में। तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर 18 माइक्रो टेस्ला है साउथ से नॉर्थ में। अगर हम इस पॉइंट पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में प्रोड्यूस कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। 18 माइक्रो टेस्ला इधर है
और 18 माइक्रो टेस्ला ही अपोजिट में अगर प्रोड्यूस कर दें तो बोलो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट जो है उसको बोलेंगे जहां पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फील्ड 0, वर्टिकल से मतलब नहीं है, वर्टिकल में रहे भी तो हमको कोई फर्क नहीं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो बोलेंगे क्या? द पॉइंट where net magnetic field along horizontal direction is 0 called, क्या उसको बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, अब न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेंड करने के लिए क्या करना होगा? तो बोलेंगे अर्थ का जितना मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है साउथ से नॉर्थ में, उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा नॉर्थ से साउथ में। तो बोलेंगे टू गेट न्यूट्रल पॉइंट external magnetic field should be equal to the magnitude of BH and it should be directed opposite to BH, that is external field should be directed from north to south, क्योंकि अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ में है। ठीक ना? जैसे बोर्ड पर अगर बात करें तो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ में है। अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट का बात करें, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अपोजिट में प्रोड्यूस कर दें नॉर्थ से साउथ में, तब जो है इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यानी कि फॉर न्यूट्रल पॉइंट B शुड बी इक्वल टू BH। ये B एक्सटर्नल फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ है, और BH तो परमानेंट अर्थ का फील्ड है जो साउथ से नॉर्थ है। ये हमेशा साउथ से ही नॉर्थ रहेगा। ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर नेट फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ डाइपोल मोमेंट 1.44 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली विथ द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी एक छोटा सा स्मॉल मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक नीडल है, जिसको हॉरिजेंटली रखा गया है। देखो ये जो बोर्ड है ना, अब बोर्ड पे तो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो यही हॉरिजेंटल तो ये भी हो गया। ये पूरा बोर्ड को समझो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल तो इधर ना हुआ। जैसे बोर्ड पर हम इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रखे हुए, यानी समझो बोर्ड ऐसे ज़मीन पे रखा हुआ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये हॉरिजेंटल प्लेन, भले लटका हुआ है वर्टिकल प्लेन में, लेकिन इमेजिन करो ये हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक, कह रहा है कि इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ में, तो जाहिर है तब साउथ पोल साउथ में, ऐसे ही नॉर्थ साउथ में रखा गया। अब आगे क्या कह रहा, कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट
इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 18 माइक्रो टेस्ला। अच्छा ठीक, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? चलो पहले तो माइंड में लाएंगे न्यूट्रल पॉइंट कहते किसको है। तो न्यूट्रल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फील्ड जीरो होता है। और ये तो जान रहे हो ना कि अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद है, साउथ से नॉर्थ में हर जगह मौजूद है, वो BH, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ 18 माइक्रो टेस्ला हर पॉइंट पर। BH तो हर जगह। ठीक, देखो एक बात याद दिला रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको हम लोग डाइपोल एक्सिस बोलते हैं ना। सिखाए थे कि एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। यानी ये जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो इस लाइन पर हर पॉइंट पर इधर ही प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, लेकिन इस एक्सिस पर हर जगह जिधर डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उधर ही होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पर जिधर होता है, इक्वेटोरियल पर उसके अपोजिट होता है। और एक्सियल पर किधर होता है? तो जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो ठीक, थोड़ा समझना बात को। अगर हम इसके एक्सिस पर पॉइंट लें और कोई तुमसे पूछे कि इस पॉइंट पर बतलाओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो बोलेंगे देखो डाइपोल मोमेंट किधर है, तो डाइपोल मोमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा, यही ना एक्सिस हो गया। तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर और अर्थ का भी फील्ड इधर, बतलाओ तो ये दोनों मिलकर कभी जीरो हो पाएगा? यानी इतना तो गारंटी है कि एक्सियल पोजीशन पर जीरो होने वाला नहीं है। यहाँ भी देखते तो मैग्नेटिक फील्ड इधर मैग्नेट का और अर्थ का भी इधर ही, ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। हाँ, अब अगर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या पढ़े हैं बतला? तो पढ़े हैं कि भाई जिधर जो है एक्सियल पर डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट, यानी ये जो मैग्नेट है, मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पर इधर या इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इधर किया, जो BH तो इधर है ही, तो जाहिर है बतलाओ तो अगर ये BH और B इक्वल हो गया तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो बस काम हो गया। यानी कि एक्सियल पर तो पॉसिबल नहीं, एक्सियल पर पॉसिबल नहीं है, इक्वेटोरियल पर पॉसिबल है। तो बोलेंगे, मान लो इस पॉइंट को P बोल देते हैं Q, टू गेट न्यूट्रल पॉइंट, ठीक ना, यहाँ एट P एंड Q, तो बोलेंगे B शुड बी इक्वल टू BH। B का वैल्यू क्या है? तो B का वैल्यू क्या है? तो भाई ये मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड क्या होता है? तो μ0/4 पाई m/r², यही तो है। अब BH कितना है? तो 18 माइक्रो टेस्ला। ठीक, अब μ0/4 पाई मुझे मालूम है, ठीक ना, वैल्यू रखें तो 10⁻⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट मुझे मालूम है 1.44 r³ 18 × 10⁻⁻⁶। देखो तो r का वैल्यू यहाँ से निकलेगा क्या, है ना? r³ कितना हो गया जी? 1.44 डिवाइडेड बाई 18
देख लो जी, 10 टू दी पावर -6 इधर होगा, ये 10 टू दी पावर -1 आ जाएगा। नहीं, अब जो है इसी को सॉल्व करो, r3 ये जो है नीचे चला गया 1.44 डिवाइडेड बाई 180। अब पता लगाना होगा कि ये कितने का क्यूब है, या और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 144 180 दो ठो जीरो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और ये देखो कि ये कितना का जो है क्यूब है, ठीक ना, कितने का ये क्यूब है। 144 में 18,000 से डिवाइड करें, देखिए आ जाएगा 0.008, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा वैल्यू देता है ना कि वो किसी न किसी वैल्यू का एक क्यूब रहे। देखो तो ये 0.2 का क्यूब है क्या, तो r कितना हो गया 0.2 मीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर में क्या बोलेंगे कि 20 सेंटीमीटर। आप पॉइंट इधर लें या इधर लें, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर लेना होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन द प्लेन बाइसेक्टिंग द डाइपोल, उस प्लेन पर जो डाइपोल को बाइसेक्ट करे 20 सेंटीमीटर पे जो है आप अगर पॉइंट लेंगे तो वो कैसा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन है, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल is perpendicular to the magnetic axis if the line joining the point with the center of the dipole makes an angle tan inverse root 2 with the magnetic axis। चलिए क्वेश्चन भी समझ में तो आया नहीं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसी को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे ना, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक ना, ये मैग्नेटिक एक्सिस। कह रहा है कि एक पॉइंट है कुछ एंगल पे, ठीक। इस पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है, क्वेश्चन में यही कह रहा है, सेंटर से जो मिलाने वाला लाइन है, ये एंगल जो है tan इनवर्स रूट 2 होगा। प्रूफ करो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो देखो तो यही जो है डाइपोल एक्सिस है क्या, चलो ध्यान से देखना, ये है डाइपोल एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक। पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस थीटा का वैल्यू क्या, कैसे बनाया जाए, या प्रूफ करो थीटा इतना हो। याद करो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड आर थीटा पॉइंट पर निकाले थे ना, और इस डायरेक्शन को हम लोग यू आर बोले थे, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग यू थीटा बोले थे, और याद करो ये एंगल को हम लोग अल्फा बोले थे। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ करो थीटा का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। नहीं हमको समझ में आ रहा, लेकिन ये अल्फा तो ये भी अल्फा,
और एक बात याद करो, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, tan अल्फा जो है ना वो हाफ tan थीटा होगा, नहीं, tan अल्फा कितना, हाफ tan थीटा। देखो थीटा प्लस अल्फा मिल करके ये 90 है, तो अल्फा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा हाफ tan थीटा। नहीं, अल्फा प्लस थीटा 90, तो अल्फा क्या हो गया 90, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, हाफ tan थीटा। और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं क्या, तो हाफ tan थीटा। देखो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, जल्दी बोलो ना, tan थीटा कितना आ गया, √2, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स √2। चलो प्रूव तो हो गया, यानी हम लोग क्या सीखे कि tan इनवर्स √2 एंगल पर अगर आप पॉइंट ले, इधर लें चाहे इधर भी लेते तो फील्ड इधर हो जाता, tan इनवर्स √2 एंगल पे अगर पॉइंट लेंगे तब जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं। तो देखिए एक काम करें, एस.सी. वर्मा के बुक में परमानेंट मैग्नेट अलग चैप्टर कर दिया है और मैटर वाला जो है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक अलग चैप्टर कर दिया। एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैग्नेटिज्म एंड मैटर है चैप्टर, तो हम लोग चैप्टर का नंबर तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट में हम लोगों का कंटेंट था वो इतना ही था एस.सी. वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैटर से रिलेटेड, उसी में हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्यूरीज लॉ वगैरह पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो आप लोगों को फ़िलहाल जो होमवर्क दे रहे हैं, चूँकि एस.सी. वर्मा के बुक में बहुत सा ऐसा भी टर्म लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, जैसे डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये सब आपके टॉपिक में है नहीं, वो बहुत ओल्ड सिलेबस में था। तो इसलिए वो सब पर आप काम न करके आपको होमवर्क दे रहे हैं। एस.सी. वर्मा के बुक में चैप्टर नंबर 36, ठीक ना, एस.सी. वर्मा में चैप्टर नंबर 36 में आप ट्राई कर सकते हैं 1 से लेकर के 15 तक, यही आपके सिलेबस का पोर्शन है और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बता भी दिया हूँ। अब आगे जो है हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन तो पढ़े, अब मैटर से रिलेटेड जो है मैग्नेटिज्म का क्या यूज होता है उस कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।